students. Our today's topic is somatic embryogenesis and synthetic seed technology. It's our last topic in plant tissue culture. From tomorrow, we will discuss about genetic engineering topics. Okay, so firstly we will discuss about somatic embryogenesis. So what is somatic embryogenesis? If we are taking somatic cells and we are making embryo by culturing, so that overall process is known as somatic embryogenesis. So here it is a flow diagram given that ovary, we are taking in any of the plant, ovary is there, and from ovary we will take ovule and embryo sac, and after that that is female gametophyte, and we will get a egg which is female gamete. Okay, and haploid cell, n number of cell, and we will fertilize it from the male gamete. So fertilization process takes place and we overall get zygote, which is diploid cell. So from that we will get embryo, and which is zygotic embryo, right? So it is a normal process how the fertilization take place between whom and how the diploid cell is formed. And the thing we are considering here is a embryo, how we are getting the embryo, right? So first it is given normal embryogenesis process, right? एंड सेकेंड जो ये ओवरऑल प्रोसेस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस का है, कैसे एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है कि ओवरी से ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, फिर फीमेल गैमेट से मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवाना और जाइगोट बनना डिप्लॉइड सेल, और उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म करता है. तो सेकेंड जो प्रोसेस है वो है पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियो. ये कैसे फॉर्म करता है? ये अनफर्टिलाइज्ड जब हम एग सेल लेते हैं उसमें पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म करते हैं, तब जो एम्ब्रियो हमें मिलेगा वो मिलेगा पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियो, राइट. पार्थिनोजेनेसिस क्या था? पार्थिनोजेनेसिस एपोमिक्सिस हमने पहले भी एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि वो क्या है, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियो. और जब हम सेल न्यूक्लियस और इंट्यूगमेंट सेल के थ्रू फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस एम्ब्रियो को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो. ठीक है, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस, और जो एम्ब्रियो मिलेगा वो हमें मिलेगा एडवेंटिव एम्ब्रियो. सो दीज आर ओवरऑल द 3 एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस. वन इज़ द नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकेंड इज़ द पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियो, एंड थर्ड वन इज़ द एडवेंटिव एम्ब्रियो. ठीक है, अब सबसे पहले जो देखा गया था बाइपोलर एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, वो किसने देखा था? जे रेनर्ट ने. किस में देखा था? डॉकस करोटा में, डॉकस करोटा के कैलिस में, और उसी पर्टिकुलर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा था एम्ब्रॉइड्स या सोमैटिक एम्ब्रियोज. एम्ब्रॉइड्स होते क्या हैं? वो होते हैं एक बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है जो कि जाइगोटिक एम्ब्रियो की तरह होता है और डेवलप करता है एम्ब्रियोनिक सोमैटिक सेल से. ठीक है, और एम्ब्रियोजेनेटिक पोटेंशियलिटी क्या होती है, कितना पोटेंशियल होता है एम्ब्रियोजेनिक में कि क्या वो क्या फॉर्म कर सकते हैं. अगर हम इन विट्रो पोटेंशियलिटी की बात करें सोमैटिक सेल की, कि लैब कंडीशन में वो कैसे ग्रो करते हैं टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वो कैसे डेवलप करते हैं? एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं, जिसको एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियलिटी बोलते हैं. तो इट्स नॉर्मल जब हम उन्हें कंडीशन देंगे प्रॉपर, तो सोमैटिक सेल्स जो है, जो एम्ब्रियोइड्स हैं, वो इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं. अब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? ये एक डेवलपमेंटल पाथवे है दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बाइपोलर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द सोमैटिक सेल. मतलब सोमैटिक सेल से जो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बाइपोलर बन रहा है, और उसमें जब हम एम्ब्रियोजेनेटिक पोटेंशियलिटी इंड्यूस करते हैं, उसी पोटेंशियलिटी को इंड्यूस करने के प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं. क्योंकि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? सोमैटिक सेल कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं? एम्ब्रियो बना रहे हैं. ठीक है, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तभी हम इस ओवरऑल प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं. अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट में क्या होता है कि जब एम्ब्रियोइड्स डेवलप करेंगे प्रो एम्ब्रियोनिक सोमैटिक सेल से, तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे.
और डायरेक्ट में क्या होता है कि एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं वो डायरेक्टली सोमैटिक सेल से बनते हैं, कैलस बने बिना। ठीक है, कैलस क्यों बनता है? जब अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल है कैलस, तो कैलस नहीं बना और डायरेक्टली सोमैटिक सेल बन गए, ये हो गया डायरेक्ट सोमैटिक जेनेसिस। ठीक है, इसमें कौन सा एग्जांपल आता है? ऑर्चार्ड ग्रास आती है, डेक्टाइलिस ग्लोमेरुलेटा। ठीक है, जहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप करता है पिट्यूल की सेल्स से। ठीक है, कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स में क्या होता है, जब एम्ब्रियो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, तो वो इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स के थ्रू करता है कैलस की, मतलब कैलस इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट में। जो कैलस की एम्ब्रियोजेनिक सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एक पॉपुलर टाइप का सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है, और इसमें 2 टाइप के कल्चर मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है इंडक्शन मीडियम, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन हमें चाहिए होता है, जो कि क्या करेगा, ऑक्सिन एंड सुक्रोज भी चाहिए, जो कि एम्ब्रियोजेनेटिक पोटेंशियलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम है, हमने पहले भी पढ़ा था, रूट फॉर्मेशन का। ठीक है, और साइटोकाइनिन का क्या होता है, शूट फॉर्मेशन। तो रूट फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, और इलोंगेशन प्रोसेस, शूट के इलोंगेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और इसके बहुत से अदर पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स भी हैं ऑक्सिन के और सुक्रोज के इंडक्शन के। तो ये ओवरऑल उसकी इंड्यूसिबिलिटी बढ़ा रहा है अगर हम इसको मीडियम में डालते हैं, ऑक्सिन और सुक्रोज को। मैचुरेशन मीडियम क्या होता है, इसमें ऑक्सिन नहीं होता, एंड इट promotes the further development of induced embryogenic cells and maturation of the somatic embryo। मतलब कि मैचुरेशन मीडियम में क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं, तो इसमें ऑक्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मीडियम में हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जो प्रमोट करता है फर्दर डेवलपमेंट, जो मैच्योरेशन के बाद के हमें मीडियम में चाहिए प्रोडक्ट्स, वो चीज़ डाल के हम प्रमोट करते हैं फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल्स के लिए, मैच्योरेशन के लिए। तो इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का, वो ये है कि जो एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियलिटी है सोमैटिक सेल की, वो डिवाइड करती है और डिफ्रेंशिएट करेगी, और उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म करती है। सबसे पहले जैसे ग्लोबुलर स्टेज आती है, उसके बाद हार्ट शेप स्टेज आता है, और लास्टली टॉर्पीडो स्टेज आती है। टॉर्पीडो स्टेज ही वो बाइपोलर स्ट्रक्चर स्टेज है जहाँ पे रेडिकल एंड प्लूम्यूल फॉर्म कर जाते हैं, और जहाँ से रूट एंड कॉटिलेडोनरी लीव्स डेवलप करते हैं, जैसे कि जाइगोटिक एम्ब्रियो में होता है। सोमैटिक सेल जो है उसका जो जेनेटिक पैटर्न है वो सेम होता है एज इन द जाइगोट, और इन विट्रो कंडीशन अगर हम देखें तो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सिन बिकॉज इट इज़ डिफरेंशिएटेड इन द बाइपोलर स्ट्रक्चर, वो हेल्प करता है। पोटेंशियलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है प्रोलॉन्ग कल्चर के, जब बहुत मतलब इन विट्रो हमने ग्रो करवाया, लेकिन एक टाइम आएगा जब डिक्लाइन भी होगा पोटेंशियलिटी। क्यों होगा? क्योंकि अगर बहुत देर तक कल्चर रहेगा तो उसमें पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है, या फिर जो हमें मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन हमने डाला है मीडियम में वो भी एब्सेंट, मतलब कम हो सकता है, क्योंकि सेल्स तो उसको ले लेंगी, एब्जॉर्व कर लेंगी अपने काम के लिए, तो वो उनका भी एब्सेंस हो सकती है या फिर वो कम हो सकते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी और एब्सेंस ऑफ थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट की वजह से जो कल्चर में है उसके में जो पोटेंशियलिटी है एम्ब्रियोइड्स में वो भी डिक्लाइन हो जाती है। इसका ये आप रॉ डायग्राम, ये फ्लो डायग्राम आप देख सकते हो कि इसमें हमने डॉकस करोटा बना रखा है। इसी में से ही हमने एक छोटा सा एक्सप्लांट लिया, उसको हमने एमएस मीडियम में ग्रो करवाया, और फिर उसके बाद डी डिफ्रेंसीशन करा है, और डी डिफ्रेंसीशन के बाद कैलस सेल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसमें एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियलिटी होती है, और फिर उसको गायरेटरी शेकर्स में रखा हमने, शेक किया, और उसके बाद फिर हमने सेल सस्पेंशन कल्चर में उसको रखा। सेल सस्पेंशन कल्चर में यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैचुरेशन मीडियम भी है,
मैचुरेशन मीडियम, क्योंकि कैलस फॉर्म हो गए हैं, एम्ब्रॉइड्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे जो सस्पेंडेड सेल्स हैं उनको ऊपर रख रखा है और नीचे जो मीडियम हमने कंसिडर किया है दैट इज़ मैचुरेशन मीडियम। फिर उसके बाद हमें जो सेल्स मिलेंगे, क्लम्प ऑफ सेल्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएगा और उसके बाद उसी से ही ग्लोबुलर स्टेज फॉर्म करेगी। ये धीरे धीरे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ही इनका धीरे धीरे डिवीज़न होता है और जो स्टेज मिलेगी वो होगी एम्ब्रॉइड्स की, ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद आती है हार्ट शेप्ड स्टेज और जो लास्ट जो जहाँ पे सेल डिवीज़न का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है दैट इज़ टॉर्पीडो स्टेज। और वहीं पे उसके बाद ही फिर रेडिकल एंड प्लूम्यूल फॉर्म होते हैं और रूट प्लांटलेट हम कंसिडर करके फिर कैरेट फॉर्म हो जाता है। तो ये है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का डायग्राम। और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट फॉर द बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। हम बहुत से आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस के थ्रू। और जो प्रोडक्शन है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड का, वो एक सब्स्टिट्यूट हम जो लेते हैं नॉर्मल सीड का, उसी से ही प्रोडक्शन करते हैं हम आर्टिफिशियल। तो एक जो नॉर्मल सीड हम सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, एज अ इनिशिएटर ले रहे हैं, तो वो भी यही है, नॉर्मल सीड का ही हमने डेवलपमेंट किया है, उसके बाद ही हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड बना रहे हैं। तो ये एक सोमैटिक एम्ब्रॉइड जो हम फॉर्म कर रहे हैं ये उसमें उसके एप्लीकेशंस में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सीड्स की, जिनको सिंथेटिक सीड्स भी बोलते हैं या SYN से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इसमें हमने सीड लिया, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसको हम वो डेवलप करता है, फिर उसके बाद जाइगोटिक एम्ब्रियो फॉर्म करता है, सीडलिंग बनते हैं और उसके बाद ओवरऑल प्लांट डेवलप हो जाता है। सिंथेटिक सीड में क्या होता है कि हम सिंथेटिक सीड को जब कंसिडर करते हैं तो उसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा जिसको हमने प्रीवियसली पढ़ा था, बोलते हैं एम्ब्रॉइड, और उसके बाद शूट एंड रूट प्लांट, मतलब ओवरऑल प्लांट डेवलप करता है। ठीक है, तो सिंथेटिक सीड में हम सोमैटिक एम्ब्रियो, नॉर्मली सीड में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एम्ब्रियो सीडलिंग और उसके बाद प्लांट डेवलप करता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल सीड में और सिंथेटिक सीड में। तो सीड्स जो होती हैं वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है जो कि जर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस करती है सीडलिंग, जिसमें से मैच्योर प्लांट डेवलप करता है। अब सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, वो होते हैं इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो, जहाँ से डेवलप करता है सोमैटिक सेल अंडर टिश्यू कल्चर कंडीशन, मतलब ये लैब कंडीशन में ही हो रहा है। सिंथेटिक सीड्स जो बन रही है वो लैबोरेटरी कंडीशन में बन रही है। सोमैटिक एम्ब्रियो जो है वो एक जाइगोटिक एम्ब्रियो की तरह बिहेव करता है और प्रोड्यूस करता है प्लांट बॉडी, लेकिन वो डिफ़र करता है नेचुरल सीड से क्योंकि सीड कोड या इंट्यूबमेंट नहीं होता है उसमें। तो ये दोनों में डिफरेंस है नॉर्मल सीड और सिंथेटिक सीड में। What is the difference? Because there is absence of seed coat and integument in synthetic seed, so it differs from the normal seed. In a normal seed, there is a presence of seed coat and integument. So because of absence of integument, जो viability है somatic embryo की वो रिटेन हो जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, और वाइबिलिटी रिटेन रहे वो सोमैटिक एम्ब्रियोज इसीलिए इनकैप्सुलेट कर देते हैं हम हाइड्रोजेल लाइक सब्सटेंसेस से। उसकी वायबिलिटी को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज में हाइड्रोजेल सब्सटेंसेस को इनकैप्सुलेट कर देंगे, और यही जो इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं इनको हम कहते हैं सिंथेटिक सीड। सो ओवरऑल चीज़ें आपको जो समझ में आई वो ये आई कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल सीड और सिंथेटिक सीड में, क्या यूनिक कैरेक्टर हम इंड्यूस कर रहे हैं सिंथेटिक सीड में, हम हाइड्रोजेल लाइक सब्सटेंसेस इंड्यूस कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं सोमैटिक एम्ब्रियोज में, जो एक यूनिक कैरेक्टर है सिंथेटिक सीड का। और सीड कोर और इंट्यूबमेंट एब्सेंट होते हैं किसमें, सिंथेटिक सीड्स में, नॉर्मल सीड में होते हैं।
ठीक है। सिंथेटिक सीड्स के टाइप क्या कितने हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। किस पे डिपेंड किया है इनको, जो कैटेगराइज किया है वो किस बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकैप्सुलेशन, प्रोसीजर ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो एक है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड और दूसरा है हाइड्रोजेल सिंथेटिक सीड। डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड किसने डेवलप किया था, कीटो एंड जेनिक ने 1982 में। सोमैटिक एम्ब्रियोज किसके लिए थे, इन्होंने कैरेट के लिए थे। बाय टेकिंग द सोमैटिक एम्ब्रियोज ऑफ कैरेट, कीटो एंड जेनिक इन 1982 डेवलप्ड desiccated synthetic seeds, and these seeds are produced by the encapsulation of clumps of embryo with पॉलीऑक्सीइथाइलिन। इसमें इन्होंने जो क्लम्प्स लिए थे, जो इनकैप्सुलेशन किया था वो किससे किया था, पॉलीऑक्सीइथाइलिन से, राइट। पॉलीऑक्सीइथाइलिन जो है वो इमीडिएटली जो डेसिकेशन का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है और प्रोटेक्ट करता है इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो को फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, राइट। तो ये डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड का यूनिक कैरेक्टर था। अब हाइड्रोजेल सिंथेटिक सीड में क्या हुआ, ये पहले हम देखते हैं कि किसने डेवलप किया था। ये डेवलप किया था रेडेनबैंग ने 1984 में, और इसमें जो यूज़ किया था उन्होंने, रेडेनबैंग ने वो हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस किया था सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। कैप्सुलेशन सोडियम एल्जिनेट का इसमें किया गया था। अब कैसे हम, ये 2 टाइप हो गए, अब हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। हाइड्रोजेल सिंथेटिक सीड की हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है, क्योंकि यही पॉपुलर सिंथेटिक सीड है जो कि कॉमनली यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम कैलस इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस करेंगे कैलस के सेल्स में, और फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का इंडक्शन जो है उसकी वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियलिटी का अमंग द सेल्स ऑफ द कैलस, उसमें पोटेंशियलिटी आएगी। और इंड्यूस्ड कैसे होगा, ये ऑक्सीजन के हाई ऑक्सीजन और सुक्रोज के कंसंट्रेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैच्योर एम्ब्रियो सोमैटिक एम्ब्रियो होंगे उनमें ग्लोबुलर स्टेज होगी, हार्ट शेप्ड स्टेज होगी, टॉर्पीडो स्टेज होगी। और टॉर्पीडो स्टेज ही जो होती है वो मैच्योर स्टेज होती है एम्ब्रियो की, जिसमें पोलैरिटी होती है 2 एंड्स में, और वो शूट और रूट सिस्टम को डेवलप करती है। फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन होगा मैच्योर सोमैटिक एम्ब्रियो का। जो मैच्योर सोमैटिक एम्ब्रियोज़ होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, 0.5 to 5% ऑफ सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन में। और ये जो मिक्सचर है इसको हम किस में, ड्रॉपर की हेल्प से, मतलब धीरे धीरे करके डालते हैं। और इसमें हम और क्या डाल रहे हैं, 30 to 100 μm कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये एक मिक्सचर तैयार करते हैं, फिर हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। जो सरफेस कॉम्प्लेक्सेशन है वो कैल्शियम नाइट्रेट से सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है, और लिक्विड को हम कम्प्लीटली इनकैप्सुलेट, लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं वो कम्प्लीटली इनकैप्सुलेट करते हैं हाइड्रोजेल प्रोड्यूसिंग सिंगल एम्ब्रॉयड आर्टिफिशियल सीड से। तो ये प्रोसेस बहुत ही ये भी टीडियस प्रोसेस है और टफ़ है, और धीरे धीरे करके हमें डालना होगा। अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर मे बी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर ना हो पाए, या फिर शूट एंड रूट जो डेवलप हो रहे हैं वो प्रॉपरली ना डेवलप हो। सो जो प्रोपोर्शन है सारे मिक्सचर्स का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप ये फ्लो डायग्राम में देख सकते हो, हमने एक्सप्लांट लिया, उसके बाद कैलस और सेल्स विद इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक पोटेंशियलिटी। जो मैच्योर एम्ब्रियो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो मैच्योर कर गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कॉटिलिडन्स आ गए हैं। और फिर उसके बाद जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सोमैटिक एम्ब्रियो थे उसे हमने किस में इनकैप्सुलेट किया है, 0.5 to 5% सोडियम एल्जिनेट में। उसके बाद फिर हमने सिंथेटिक सीड्स जो बन गए हैं उसमें कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, और उसको धीरे धीरे ड्रॉप से जेल को इंड्यूस किया है। फिर उसके बाद जो प्रोड्यूस करा है हमने वो किया है एग्रीफाइड मिनिमल मीडिया, उसमें हमने थोड़ी देर उसको रखा। एम्ब्रियो को हमने प्लांट कन्वर्जन के लिए कहाँ रखेंगे हम, एग्रीफाइड मतलब अगार अगार सॉल्यूशन, अगार अगार मिनिमल मीडिया सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एम्ब्रियो को इंसर्ट किया, और धीरे धीरे फिर प्लांट में डेवलप होता है। उसको फिर ग्रीन हाउस में रख के
फिर हम उसको, जो हमें सीड्स मिल जाते हैं सिंथेटिक सीड्स जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं, उसको फिर हम सो करते हैं फील्ड में। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है और इसकी ये स्टेप्स हैं। एम्ब्रियो को फिर प्लांट कन्वर्जन टेस्ट के लिए भी हम डालते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस वन, जो प्लांट ये यहाँ पे फॉर्म करेगा तभी हम फिर ग्रीन हाउस टेस्टिंग होगी, उसके बाद वो अगर डेवलप करेगा तभी हम ग्रीन हाउस में जाके फिर उस पर्टिकुलर प्लांट को सो करेंगे, और फिर जब फाइनल टेस्टिंग हो जाती है तब हम उसे फील्ड में डालते हैं। एडवांटेज क्या है इसका सोमैटिक एम्ब्रियो के इनकैप्सुलेशन का? इनकैप्सुलेटेड जो सोमैटिक एम्ब्रियो हैं उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट लॉस ऑफ वायबिलिटी। अगर जो ये सीड कोटिंग होती है उससे, क्योंकि सीड्स जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, एज वी हैव सीन दैट सिंथेटिक सीड्स में नहीं होता है, तो इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोज में, सो दैट दे कैन स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट वो लॉस ऑफ वायबिलिटी। इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है वो यूज़फुल होते हैं एज अ यूनिट ऑफ डिलीवरी एज दे कैन बी हैंडल्ड ईजली। उनको हम एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर भी कर सकते हैं ईज़िली, और क्योंकि वो हैंडलिंग में ईजी हैं, और उनको हम डायरेक्टली सो कर देते हैं फील्ड में लाइक नेचुरल सीड्स। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। बस एक साइड इफ़ेक्ट लिमिटेशंस क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो ये है कि कॉस्ट प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है। जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन प्रोसेस है, वो थोड़ा कॉस्टली है नॉर्मल सीड्स से। और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं सिंथेटिक सीड्स के, वो ये हैं कि ये ड्यूरेशन जो है रिप्रोडक्शन साइकिल का वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ये हेल्प करता है मियोटिक जो अनस्टेबिलिटी हो जाती है लाइट प्लांट के जीनोटाइप में, उससे हेल्प करता है प्लांट को, और इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो को होल्ड करके रखता है। एडिशनल एड्यूवेंट्स जो है ग्रोथ सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, जिससे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि थायोएजियोबैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लांट के, उनको भी कोट कैन ऑल्सो बी कोटेड अलॉन्ग विद द सोमैटिक एम्ब्रियो, एंड दीज एड्यूवेंट्स कैन एनहांस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट डेवलप फ्रॉम द synthetic seeds. As you have known about this, the growth promoting substances like auxin, cytokinin, gibberellin, so और इसके अलावा जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, तो ये सारे इन्हांस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे प्लांट के, क्योंकि ये भी हम यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक सीड के प्रोडक्शन के लिए। सिंथेटिक सोमैटिक सीड डेवलपमेंट जो है वो एक नॉलेज प्रोवाइड करता है किसकी, एंडोस्पर्म और इंट्यूगमेंट के रोल की, कि क्या उसका रोल है सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग में, वो भी एक नॉलेज प्रोवाइड करता है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। और realizing this synthetic seed technology is considered as only economically viable clonal propagation system in the crop improvement program। जो synthetic seed technology है उसको consider किया गया है सबसे economically viable, जो कि acceptable होता है clonal propagation in the crop improvement program। So it is overall very important, synthetic seed production is important in on the basis of crop improvement program। So that's all for today's video. Thank you.